Good morning, dear students. So today only 2 pages are left for complete this chapter, lesson number 2nd. So open at page number 26 because we have already studied at page number 25. So 25 में हमने क्या पढ़ा था कि हमने कृषि और सिंचाई पढ़ ली कि चोल वंश में कैसी हुआ करती थी। एडमिनिस्ट्रेशन हमने उनके शासन का देख लिया कि उनके टाइम में एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। चोल वंश जो थे वो किसानों को भी महत्व दिया करते थे, हिस्सेदारी दिया करते थे अपने साम्राज्य या अपने शासन में, जिससे कि उनका मन लगा रहे और वो अच्छे से काम करें और अपने मतलब वो राज्य अपने ही राज्यों में कुछ हिस्सेदारी किसानों को भी दे दिया करते थे, जिससे कि वो भी पूरा एक्टिव के साथ कृषि को आगे बढ़ाएं। ओके, तो चलिए टर्न एट पेज नंबर 26। तो आज हम पढ़ते हैं थोड़ा सा ये ब्राह्मणों के बारे में। पढ़ने से पहले थोड़ा हम टाइप्स ऑफ लैंड पढ़ लेते हैं। तो देखिए सबसे ऊपर हेडिंग डली हुई है पेज नंबर 26 में, टाइप्स ऑफ लैंड। तो देखिए टाइप्स ऑफ लैंड में चोल इंस्क्रिप्शन मेंशन सेवरल कैटेगरीज ऑफ लैंड, इसमें कई तरीकों की भूमि के बारे में बताया गया है। देखिए वेल्लन वैगी क्या है? वेल्लन वैगी ये वो भूमि है जो उन किसानों की हुआ करती थी जो ब्राह्मण नहीं थे, जो ब्राह्मण कास्ट के नहीं थे, फिर भी उनके पास जो ज़मीनें हुआ करती थी तो उन ज़मीनों को वेल्लन वैगी कहा जाते थे, है ना। कि मतलब वो जो किसान थे वो उस किसान थे वो उस भूमि के भूस्वामी थे, मतलब मालिक थे, वहाँ उस ज़मीन के वो मालिक थे, मगर वो ब्राह्मण नहीं थे। तो जो व्यक्ति ब्राह्मण नहीं था और उसके पास ज़मीन थी तो उनकी ज़मीन उन लोगों को वेल्लन वैगी कहा जाता था। फिर देखिए ब्रह्मदेव किन्हें कहा जाता था कि जब किसी ब्राह्मण को कोई ज़मीन दान में दी जाती थी, अनुदान में दी जाती थी पुरस्कार के रूप में, तो उस ज़मीन को ब्रह्मदेव कहा जाता था, क्योंकि वो ज़मीन जो थी वो ब्राह्मण को उपहार के रूप में दे दी जाती थी। फिर देखिए शाला भोग वो भूमि है जो विद्यालय के लिए दान में दे दी जाती थी या विद्यालय को बनाने में दे दी जाती थी, उस जमीन को शाला भोग कहा जाता था। फिर देखिए देवदान, और यहाँ पे लिखा है तिरुन्नमटुकनी किस भूमि को कहा जाता था? जो मंदिर बनवाने के लिए, किसी भी मंदिर को बनवाने के लिए भूमि का दान दिया जाता था, तो उस भूमिदान को क्या कहा जाता था? तिरुन्नमटुकनी। फिर देखिए पल्ली चंदम किसे कहा जाता था? जब कोई जमीन जो थी जैन संस्थान को दान में दी जाती थी तो उस भूमि को पल्ली चंदम कहा जाता था। ओके, चलिए अब हम ये ब्राह्मण के बारे में पढ़ते हैं। We have seen that Brahmins after received land grants or Brahmadev, as a result a large number of Brahman settlement emerged in the Kaveri Valley in the other parts of South India। जैसा कि आप सभी पढ़ रहे हैं कि ब्राह्मणों को उपहार के रूप में, अनुदान के रूप में कई भूमिदान मिला करते थे और इस तरीके से ब्राह्मणों के पास बहुत ज़्यादा भूमि हो चुकी थी, मतलब ब्राह्मण भूस्वामी बन चुके थे। बहुत बड़े लेवल पे ब्राह्मणों के पास अब ज़मीन होने लगी थी। अब ब्राह्मणों की बस्तियां बसने लगी थी, कहाँ? कावेरी घाटी के पास, और ये दक्षिणी भारत के कई हिस्सों में ब्राह्मणों की बहुत सारी बस्ती बस गई थी, क्योंकि अब ब्राह्मणों को उपहार के रूप में, अनुदान के रूप में क्या मिलने लगी थी? राजाओं से भूदान होने लगा था, तो उनके पास कई सारी ज़मीन थी, अब वो भी बहुत ज़्यादा रिच होने लगे थे, अमीर होने लगे थे। देखिए ईच ब्राह्मदेव वॉज लुक्ड आफ्टर। तो ये जो ब्राह्मणों की जो भूमि हुआ करती थी इनकी देखभाल कौन करता था? तो इनकी देखभाल करने के लिए यही सभी ब्राह्मण मिलकर एक सभा बनाते थे और उस सभा के अंदर छोटी छोटी समिति बना देते थे। और उन समितियों का काम क्या होता था कि वो क्या करते थे कि जैसे अलग अलग, जैसे मान लीजिए मंदिर का ध्यान रखना तो मंदिर के लिए अलग एक सदस्य नियुक्त कर दिया, बाग बगीचों का देखभाल करने के लिए एक अलग सदस्य को नियुक्त किया, है ना। तो इस तरीके से हर क्षेत्र में एक एक अलग सदस्य को इलेक्ट कर दिया जाता था कि तुम इस क्षेत्र की जो है देखभाल करोगे। तो वही ब्रह्मदेव जो हमने पढ़ा, इसमें एक पढ़ा है नगरम्स क्या है? देखिए एसोसिएशन ऑफ ट्रेडर्स, व्यापारियों का जब एक संगठन बन जाता था तो उसे नगरम कहा जाता था। ऑल्सो ओकेजनली परफॉर्म्ड, तो ये क्या करते थे कि किसी विशेष दिन जाके शहरों में कई प्रशासनिक कार्य भी किया करते थे। कौन? नगरम कौन थे? व्यापारियों का एक संगठन जो कि शहर जाके कई प्रशासनिक कार्य भी किया करते थे। जैसा कि अभी हमने देखा कि ब्राह्मण के पास बहुत ज़्यादा भूमि थी, तो उन्होंने एक सभा बनाई, सभा में कई छोटी छोटी समिति थी, तो उन्होंने समितियों के सदस्यों को नियुक्त कर दिया कि तुम यहाँ की देखभाल करोगे, तुम इस मंदिर की देखभाल करोगे, तुम इस बाग बगीचों की देखभाल करोगे, है ना। इस तरीके से सिंचाई विभाग के लिए अलग इंसान को नियुक्त किया, अलग सदस्य को नियुक्त किया गया, इस तरीके से। फिर देखिए इंस्क्रिप्शन फ्रॉम उत्तरम मेरूर इन
चिंगलपुट डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु। तमिलनाडु के चिंगलपुट जिले में एक उत्तर मेरूर नाम का शहर है या स्थान है। प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ द वे इन विच द सभा वॉज, उसमें पूरी तरह से जानकारी दी हुई है कि कोई भी व्यक्ति जो है किस तरीके से अपनी संस्था को आगे बढ़ाता था, है ना। तमिलनाडु के चिंगलपुट जिले के उत्तर मेरूर, तमिलनाडु के चिंगलपुट जिले में एक उत्तर मेरूर नाम का स्थान है जिसमें कि एक इंफॉर्मेशन पूरी तरह से दी गई है कि कोई भी सभा कैसे ऑर्गेनाइज्ड होती थी। विच द सभा वॉज ऑर्गेनाइज, द सभा हैड सेपरेट कमिटी टू लुक आफ्टर इरिगेशन वर्क, गार्डन, टेम्पल्स, है ना। इस तरीके से जो मैंने अभी आपको बताया कि सभा वर्क, सिंचाई विभाग के लिए अलग सदस्य नियुक्त होते थे, बगीचों के लिए अलग, मंदिरों के लिए अलग, जो मैंने अभी आपको बताया है सेम वैसे। तो उसमें क्या करते थे कि सदस्यों को भी ऐसे उठा के नहीं नियुक्त किया करते, उनके लिए भी एक प्रथा थी। कैसे प्रथा थी कि एक ताड़पत्र हुआ करता, उसमें नाम लिखा करते थे और एक मिट्टी के बर्तन में उन सभी को डाल दिया करते थे और उनमें उन्हीं लोगों का नाम डाला जा सकता था जो उस पद के लिए, जो उस सदस्य बनने के लिए उनके अंदर एलिजिबिलिटी हो, एलिजिबल भी होना चाहिए था। ऐसे नहीं कि हर किसी का नाम डाल देते थे, उन्हीं लोगों का नाम उस मिट्टी के बर्तन में डाला करते थे, उन्हीं लोगों को उस समिति का सदस्य बनने का हक था जो एलिजिबल हो। अब उनके एलिजिबिलिटी के बारे में भी अब हम पढ़ेंगे। तो मिट्टी के बर्तन में एक ताड़ पत्र में नाम लिख के डाल दिया करते थे और छोटे बच्चों से उठवाया करते थे, जिनमें जिसका नाम निकलता था वही क्या था, उस समिति का सदस्य बन जाया करता था। अब देख लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। पेज नंबर 27 में देखिए, हु कुड बी अ मेंबर ऑफ सभा, कौन सभा का मेंबर बन सकता है। द उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन, उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन में पूरा दिया हुआ है। तमिलनाडु के चिंगलपुट उत्तर मेरूर एक जगह है जहाँ पे पूरा इंस्क्रिप्शन बताया गया है। देखिए, ऑल दोज हु विश टू बिकम मेंबर ऑफ द सभा शुड बी ओनर ऑफ लैंड फ्रॉम विच लैंड रेवेन्यू इज कलेक्टेड। तो वो व्यक्ति जो इस समिति का सदस्य बनना चाहते हैं, उनके पास वो किसी न किसी भूमि के स्वामी होने चाहिए और उन्होंने कभी ना कभी कर वसूला हो, है ना। पहला तो उनके लिए एलिजिबिलिटी रूल ये है। दूसरा क्या है कि दे शुड हैव देयर ओन होम्स, उनके पास उनके खुद के घर होने चाहिए। उनकी उम्र जो है वो 35 से 70 ईयर्स, 35 to 70 ईयर्स होनी चाहिए। दे शुड बी बिटवीन 35 and 70 ईयर्स ऑफ एज। दे शुड हैव नॉलेज ऑफ द वेदास, उनको वेदों का ज्ञान होना चाहिए। दे शुड बी वेल वर्स्ड इन, एंड उनको प्रशासनिक कार्य भी अच्छे से आना चाहिए और वो ईमानदार होने चाहिए। और जो व्यक्ति 3 साल तक किसी एक कमेटी का सदस्य रहा है वो इस समिति का सदस्य नहीं बन सकता है। और वो व्यक्ति जिसने अपने रिलेटिव्स और लोगों के खाते जमा नहीं करवाए हैं वो भी इस कमेटी का सदस्य नहीं बन सकता है। तो देखिए यहाँ पे देखिए लिखा वाइल, तो ये आपने एलिजिबिलिटी पढ़ ली ना कि अगर उसे किसी समिति का सदस्य बनना है तो उसकी ये एलिजिबिलिटी होनी चाहिए कि उसकी उम्र 35 से 35 to 70 ईयर्स होनी चाहिए, उसके पास खुद का घर होना चाहिए, उनके पास खुद की ज़मीन होनी चाहिए और कभी ना कभी उन्होंने कर वसूला हो ऐसा होना चाहिए, ईमानदार होने चाहिए, उनको प्रशासनिक कार्य आने चाहिए। ये सब क्या हो गए, एलिजिबिलिटी रूल्स हो गए किसी भी सभा का सदस्य बनने के लिए। अब देखिए, वाइल इंस्क्रिप्शन टेल अस अबाउट किंग्स एंड पावरफुल मैन, हियर इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम द पेरिया पुराणम, अ 12th सेंचुरी तमिल वर्क। ये 12वीं शताब्दी की तमिल कृति है, तमिल में लिखी हुई एक कृति है जो कि हमें साधारण आदमी और साधारण महिलाओं के बारे में बताता था कि वो किस तरह से अपना जीवन यापन करते थे, उनके बारे में बताया गया है। किसमें, पेरिया पुराणम में, जो कि 12वीं शताब्दी की तमिल कृति है, तमिल लैंग्वेज में लिखी गई है। इसमें पूरी तरह से साधारण ऑर्डिनरी मैन और वुमेन के बारे में बताया गया है। चलिए, टर्न एट पेज नंबर 28। इसमें एक चाइना अंडर द तंग डायनेस्टी, चाइना ने तंग डायनेस्टी के अंदर कैसा था चाइना। तो चाइना का भी हम उसी समय का ये शासन का बता रहे, जिस शासन में हमारा ये जो मैंने अभी आपको पढ़ा है ना, उसी शासन में पैरेलल शासन के बारे में बता रहे कि जिस समय हमारे देश में ये सब हो रहा था उस समय चाइना में क्या हो रहा था। तो देखिए, इन चाइना एन एम्पायर वॉज इस्टेब्लिश्ड अंडर द तंग डायनेस्टी, चाइना में जो शासन था वो तंग डायनेस्टी के अंदर इस्टेब्लिश किया गया, विच रिमेन्ड इन पावर फॉर अबाउट, ये लगभग 300 सालों तक रहा, फ्रॉम द 7th to the 10th सेंचुरी, ये 7वीं से 10वीं शताब्दी की बात है ये देखिए। और इस चाइना की कैपिटल क्या थी उस टाइम, जियान थी। वॉज वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी सिटीज़ में आता था जियान। और ये विजिटेड बाय टर्क
मतलब यहाँ पे जियान, ये जो दुनिया की बड़ी सिटीज़ में आता था। चाइना की कैपिटल 7वीं से 10वीं शताब्दी में चाइना की कैपिटल क्या थी? जियान थी, जो कि बड़े शहरों में आता था, दुनिया के बड़े बड़े शहरों में। और यहाँ पे लोग तुर्की से घूमने आते थे, ईरानियंस आते थे, इंडियंस आते थे, जापानीज़ आते थे, कोरियंस आते थे व्यापार करने। कहाँ? जियान, जो कि चाइना की कैपिटल थी। कब? 7वीं से 10वीं शताब्दी के बीच में। द तंग एम्पायर वॉज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय अ ब्यूरोक्रेसी रिक्रूटेड थ्रू एन एग्जामिनेशन। उस टाइम तंग डायनेस्टी में, चाइना में जब तंग डायनेस्टी चलती थी तो वहाँ पे एक नियम था कि कोई भी व्यक्ति तभी नौकरी पा सकता है जब उसे एक एग्ज़ाम से गुजरना होगा। जैसे अब हम लोग गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए तैयारी करते हैं ना, गवर्नमेंट एग्ज़ाम देते हैं तब हम कोई ऑफिसर की पोस्ट पा पाते हैं। तो ये रूल तब था चाइना में जब तंग डायनेस्टी चला करती थी तो वहाँ पे ये रूल तब था। सोचिए 7वीं से 10वीं शताब्दी के बीच में वहाँ तब ये रूल था कि पहले आप एग्ज़ाम देंगे तभी आप किसी ऑफिसर की पदवी आपको मिल सकती है। ठीक है, दिस सिस्टम ऑफ सिलेक्टिंग ऑफिशियल रिमेन इन प्लेस। अभी भी वहाँ ये नियम है, बस थोड़े बहुत ही वहाँ बदलाव आए हुए हैं 1911 तक, टिल 1911 तक। ये इस तरीके से हमारा जो चैप्टर है लेसन नंबर 2 न्यू किंग्स एंड किंगडम्स वी हैव कंप्लीटेड नाउ, राइट नाउ। सो ओनली some questions are left which I will send you. Okay, thank you so much. Now we will start our civics. Okay, 2 चैप्टर आपकी ज्योग्राफी की हो चुके हैं, 2 चैप्टर आपकी हिस्ट्री के हो चुके हैं। अब आपका सिविक्स मैं स्टार्ट करूँगी। ओके, थैंक यू सो मच।